आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 17, इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर का सेक्शन नंबर 2। मैं कोशिश करूंगी कि सेक्शन 3 भी इसी में ही कंप्लीट कर लूँ। सो लास्ट सेक्शन में हमने सेक्शन 1 एंड इंटेक्स क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट एंड रीड फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो स्पीच है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करते समय। And this is the second part of the speech. Today, we are confused. आज हम confused हैं. Should we follow the lead given by the West and forget our past? तो क्या हमें जो हमें वेस्टर्न कल्चर ने हमें एक लीड दिया है, हमें एक इंस्पिरेशन दिया है, जिसमें हमने लास्ट टाइम कहा था कि फ्रेश आइडियाज़ दिए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया है, शुड वी मूव ऑन दैट पाथ और अपने पास्ट को बिल्कुल हम भूल जाएं, और शुड वी ट्राई टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, या हमें इंडिया की पास्ट ग्लोरी यानी कि पिछली जो हमारी संस्कृति है, द ग्लोरी, द कल्चरल हेरिटेज दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट, शुड वी रिवाइव दैट, क्या हमें उसे दोबारा जिंदा कर देना चाहिए? गांधी शोड अस द राइट पाथ, सेज नेहरू। गांधी जी ने हमें एक सही रास्ता दिखाया, नेहरू जी बोलते हैं। In the tumult and confusion of our time, we stand facing both ways, forward to the future and backward to the past, being pulled in both directions. तो आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं, एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जो आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। तो ये एक कंफ्यूजन, एक भ्रम, एक बहुत शोर शराबे वाला टाइम है इस वक्त जिस पर हम खड़े हैं, जिसमें अगर हम आगे जाते हैं अपने फ्यूचर की तरफ या पीछे जाते हैं अपने पास्ट की तरफ, जो कि हमें दोनों ही डायरेक्शन से, दोनों ही साइड से खींच रहा है। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस परेशानी को, इस टकराव को कैसे, इसका संकल्प, इसको सॉल्व करें, इसको रिजॉल्व कैसे करें? हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड इवॉल्व अ स्ट्रक्चर for living which fulfills our material needs and at the same time sustains our mind and spirit? तो हम ऐसा क्या करें कि हम एक ऐसा ढांचा तैयार करें, एक ऐसा लाइफ हम स्टार्ट करें, इवॉल्व करें, जो कि इस टकराव को ख़त्म करे, जिससे हमारी ना सिर्फ दुनिया दुनिया से रिलेटेड या फिर मटीरियलिस्टिक नीड्स जो है, जो हमारी भौतिक नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको भी हम सॉल्व कर सकें, उनको भी हम फुलफिल कर सकें, एंड एट द सेम टाइम हम अपने मन और अपनी आत्मा को भी शांत रख सकें, उसको भी बनाए रखें। मतलब हम फेथ भी रहे और हमारा वर्ल्ड भी हमारे साथ रहे, राइट? सो व्हाट न्यू आइडियल्स और ओल्ड आइडियल्स, varied and adapted to the new world, can we place before our people, and how can we galvanize the people into wakefulness and action? तो हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से आदर्श लाएं? क्या हम नए आदर्शों को पालन करें या पुराने आदर्शों का पालन करें, या हम नए आदर्श लाएं, या फिर अपने हिसाब से, अपने वर्ल्ड के हिसाब से उनको अडेप्ट करें, उनको अनुकूल बनाएं अपने हिसाब से, जो कि हम अपने लोगों के सामने रख सकते हैं और उनको हम एनकरेज कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि अब हम जागने का वक्त है, अब एक्शन करने का वक्त है, राइट? सो इट इज़ अ कंफ्यूजन स्टेट इन फ्रंट ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंट्री कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें पास्ट को गले लगाकर उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को अपना लेना चाहिए और उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेना चाहिए? सो दिस इज द टाइम दैट वी मस्ट वेक अप एंड रिएक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा, चेंज इज एसेंशियल बट कंटिन्यूटी इज ऑल्सो नेसेसरी। बेशक बदलाव ज़रूरी है, लेकिन बदलाव के साथ साथ उसका लगातार होना, उसमें निरंतरता होना भी साथ साथ ज़रूरी है। फ्यूचर जो है, हमारा जो भविष्य है, उसको हमें ऐसी नींव के ऊपर रखना है जो कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों को ही ना भूले। सो फाउंडेशन जो थी, जिसकी पास्ट में ले की गई थी और प्रेजेंट में भी है। टू डिनाई द पास्ट एंड ब्रेक विद इट कम्प्लीटली इज टू अपरूट आवरसेल्व्स एंड सैपलेस ड्राई अप। अगर हम अपने पास्ट को बिल्कुल ही नकार देंगे, बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि हमारा कोई पास्ट नहीं है, और उसके साथ हम बिल्कुल ब्रेक कर देंगे, तो इसका मतलब है एक ऐसा पौधा बनाना जिसकी कोई जड़ ही नहीं, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना एंड उसको सुखा देना। ये गांधी जी का वर्च्यू था, उनके गुण थे कि हमें अपने कदम मजबूती से
अपने ट्रेडिशंस में रखने हैं, हमें नई नई चीज़ों को देखकर फिसलना नहीं है, उनके साथ अट्रैक्ट नहीं होना है, उनको अट्रैक्ट नहीं करना है. It was the virtue of Gandhiji to keep his feet firmly, मतलब feet firmly planted in the rich traditions of our race and our soil, and at the same time to function on the revolutionary plane. मतलब गांधी जी का भी डुअल वर्च्यू था. वो क्या कहते थे कि एक तो आप अपनी ट्रेडिशंस में अडिग रहो, उसमें मजबूती से उसको पकड़े रहो, अपने पास्ट को भूलो मत, अपने जो कल्चर है उसको फॉरगेट मत करो, एंड उसके साथ साथ आप एक क्रांतिकारी भावना से भी सतह पर काम करते रहो. मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को भूल जाएं और आप सिर्फ पास्ट में ही रहते रहें, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ पास्ट को भूल जाएं और दुनिया की ही फिक्र करें. सो दोनों ही चीज़ों के ऊपर इक्वल फोकस करना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी प्रभाव डाला, ही लेड स्ट्रेस ऑन ट्रूथ एंड पीसफुल मीन्स एज वेल. तो ये सब चीज़ें हम गलत ढंग से ना करें, सच्चाई और शांति बनाए रखें. Thus, he built on old foundations and at the same time oriented the structure towards the future. तो पुरानी नींव के ऊपर काम किया, साथ साथ नए फ्यूचर के लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया. लिविंग इज अ कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट टू चेंजिंग कंडीशंस. हमारी जो जिंदगी है वो अपनी लाइफ में अपने जो आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, उनके अनुसार हम अपने आप को ढाल लें, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएं, उसमें एडजस्टमेंट्स लाएं, सुधार लाएं. एंड द रैपिडिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द last half century has made the necessity of social change greater than ever, and there is continual maladjustment. तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, तकनीकी उन्नति हुई है जिस तेज़ी से पिछले 50 सालों में, उससे लगता है कि हमें सामाजिक परिवर्तन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसमें जो है, हम कह रहे हैं कि जो हमने सामाजिक रीति रिवाज हैं, सामाजिक ऐसे ट्रेडिशंस हैं, प्रथाएं हैं जिनको हमें अब छोड़ देना चाहिए, जैसे कि कास्ट बेस्ड डिविजन्स के ऊपर खासकर बात की गई है. उनको उनकी रूढ़ता से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये मैल एडजस्टमेंट है, ये सही एडजस्टमेंट नहीं है, ये सही सुधार नहीं है. हमें समाज में ऐसा सुधार लाना चाहिए जिससे हम इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट करें, ना कि और ज़्यादा डिफरेंसेस बनाते रहें. द एडवांस ऑफ साइंस and technology makes it definitely possible to solve most of the economic problems of the world, and in particular to provide the primary necessities of life to everyone all over the world. तो यही कहा जा रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से इतनी एडवांसमेंट आ गई, इतनी डेवलपमेंट, इतनी उन्नति आ गई है, और इससे पॉसिबल है, इससे ज़रूरी पॉसिबिलिटी है कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो आर्थिक परेशानियां हैं पूरी दुनिया की, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं. और हर एक पर्सन को, जो हर पर्सन है इस दुनिया में, उसको हम कम से कम बेसिक नेसेसिटीज़, जो बिल्कुल आम नेसेसिटीज़ हैं, वो तो हम प्रोवाइड कर ही सकते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड अ सोशल स्टेटस. तो ये बेसिक चीज़ें तो हम उनको प्रोवाइड कर ही सकते हैं. The methods adopted will have to depend on the background and cultural development of a country and or a community. और जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं, जो उनको अपनाते हैं, वो उस कंट्री की, उस कम्युनिटी के पृष्ठभूमि, यानी कि उसके पिछले बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, और उसका कितना कल्चरल डेवलपमेंट है, उसने कितनी उन्नति देखी है उस कंट्री ने, या उस कम्युनिटी ने, उस ग्रुप ने. तो ऑब्वियसली इसमें एक एक बेसिकली एक सुधार तो है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर दोनों को पकड़ के रखने की बात है. ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं. से वेदर ट्रू और फॉल्स. नेहरू इज मेकिंग द स्पीच इन अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी आफ्टर मेनी ईयर्स इंडिया वन हर इंडिपेंडेंस. क्या नेहरू एक स्टेबिलिटी के पीरियड में स्पीच दे रहे हैं? नो. कंफ्यूजन और वरी है नेहरू के माइंड में? करेक्ट. नेहरू चेंज के विरुद्ध हैं? नहीं. उन्होंने तो कहा कि चेंज तो ज़रूरी है, चेंज is important, it's essential. Nehru is a man of science and has faith in the powers of technology. Nehru साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर में बिलीव करते हैं, yes.
नेहरू डज नॉट वांट अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द रिच ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट, बिल्कुल सही, वो पास्ट से बिल्कुल नाता नहीं तोड़ना चाहते. Next questions are, as the Prime Minister of the country, what are the major tasks that Nehru faces? नेहरू के मेन काम क्या हैं? पहला काम, choose the best structure that will lead the country to prosperity and progress, stir people to take action and bring change. What makes Nehru's task difficult? Nehru's task is made difficult by the disturbance and confusion of the times. There is also a mental conflict caused by trying to retain both old values and spirit and material progress. What model of change does Gandhiji provide? What are its advantages? Gandhiji's model uses both continuity and change. The advantage is that it uses truth and peaceful ways to bring about revolutionary changes. He uses methods that are Indian in origin. नेहरू कंटिन्यूटी और चेंज के लिए हैं. किस फ्रेज से पता चलता है? तो टू डिनाई द पास्ट एंड ब्रेक विद इट कम्प्लीटली. ठीक है. व्हाट रोल डज नेहरू गिव टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ही सेज दैट दे आर द प्राइमरी नेसेसिटीज. तो अगेन ये जो क्वेश्चंस हैं आपके इंटेक्स क्वेश्चंस के हैं, पीछे इनके आंसर्स हैं, तो यू कैन गो थ्रू देम, बट as you are preparing for your final exam, you must learn them also. Let's move to section in text 3, जो कि बहुत छोटा सा पैसेज है, तो मैं इसी लेसन में कवर कर लूँगी. इस सेक्शन में कहा गया है कि नेहरू जी, अगेन एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है, वो खुश भी हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं विद मॉडर्न इंडिया. अब मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है कि वो कैसे उससे नाखुश हैं और कैसे उससे खुश हैं, किन बातों से उनको खुशी मिली है और क्या उनके फियर्स हैं. लेट अस फाइंड आउट. India today presents a very mixed picture of hope and anguish, of remarkable advances and at the same time of inertia, of a new spirit and also the dead hand of the past, and of privileges, of an overall and growing unity and many disruptive tendencies. तो आज का जो इंडिया है, आज का जो भारत है, एक मिक्स्ड पिक्चर देता है उम्मीद की, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, पीड़ा भी है. पीड़ा किस चीज़ की है? इतनी सारी एडवांसेस, इतनी सारी उन्नति हुई है, तो होप किसका है? इसका, कि इतना अच्छा हम कर रहे हैं, इतनी एडवांसमेंट है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन एक जड़ता है जो कि हमें नीचे पर नीचे धकेले चली जा रही है. न्यू स्पिरिट तो है, एक नई आत्मा तो है, नया भाव तो है, नया जीवन तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक पुराने पास्ट का भी प्रभाव हमारे पर है. उसे हम बोलते हैं डेड हैंड ऑफ द पास्ट. डेड हैंड ऑफ द पास्ट मतलब एक ऐसा पिछला पास्ट जो कि हमारा विनाश कर रहा है, जो कि हमारा दमन कर रहा है. वो क्या है? खासकर विशेष अधिकार कुछ लोगों को दे दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दे दी जाती हैं. तो ये एक तरफ तो हमारी यूनिटी है, ओवरऑल यूनिटी है, ग्रोइंग यूनिटी है, लेकिन उस यूनिटी, उस एकता के बीच में कहीं कहीं पर हानिकारक प्रवृत्तियां भी हैं जो कि हमारी यूनिटी को तोड़ने का काम करती हैं. ठीक है. विद ऑल देयर इज अ ग्रेट वाइटैलिटी एंड फर्मेंट इन पीपल्स माइंड एंड एक्टिविटीज. तो इससे हमारी एक नई स्फूर्ति मिलती है, एक नया जोश मिलता है, एक नई उत्तेजना मिलती है लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के मन में और लोगों के कार्यों में, उनकी एक्टिविटीज में. ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है दैट अ कंट्री and a people rooted in this remote past who have shown so much resistance to change in the past should now be marching forward rapidly with resolute steps. तो ये एक काबिल तारीफ बात है कि ऐसी कंट्री, ऐसा देश और उसके ऐसे लोग जो कि रिमोट पास्ट, मतलब एक ऐसे पास्ट जिससे वो बाहर ही नहीं आ सकते, जिन्होंने पास्ट में, जिन्होंने भूतकाल में एक ऐसा शो किया है कि हम तो बदलेंगे नहीं, हमें चाहे कुछ भी कर लो, ऐसा प्रतिरोध शो किया है, दिखाया है. वो लोग आज बदलाव के लिए मजबूर हैं. आज वो लोग आवागमन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ कि वो बदलेंगे. तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल, बहुत अच्छी, वंडरफुल चीज़ है. What will emerge from the labor and tumults of the present generation? तो इस परिश्रम और इस कोलाहल, इस परेशानी और इस अच्छे वातावरण से प्रेजेंट जनरेशन कैसे निकलेगी, क्या निकलेगा उसका मैं नहीं कह सकता कि कल की इंडिया कैसी होगी. आई कैन नॉट से व्हाट टुमारोज इंडिया विल बी लाइक. आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई होप एंड विशेज. मैं सिर्फ अपनी
उम्मीदें, मैं अपनी कामना कर सकता हूँ एक बेहतर भविष्य की। मैं चाहता हूँ कि इंडिया भौतिक प्लेन पर भी चढ़े, यानी कि भौतिक विकास भी हो इंडिया का, मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कि वो अपने 5 ईयर प्लान में जो भी हम प्लान्स कर रहे हैं वो अचीव कर पाए। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो जीवन दर है वो हम रेज कर पाएँ। उसकी पूरी पॉपुलेशन की वास्ट, मतलब पूरी बहुत सारी अथा पॉपुलेशन की, और जो छोटे छोटे नैरो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं आजकल हमारे, संघर्ष हैं हमारे आजकल के, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, वो सब खत्म हो जाएं, उनको सीज करना पड़े। आई वॉन्ट द नैरो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ टुडे, आज के जो संघर्ष हैं वो इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट, लैंग्वेज और प्रोविंस टू सीज, मतलब खत्म हो जाए, and a classless and a casteless society to be built up, where every individual has full opportunity to grow according to his worth and ability. एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें ना तो कोई वर्ग हो, ना ही कोई जाति हो, सब लोग समान हो। ऐसी सोसाइटी का बिल्टअप हो जहाँ पर हर इंडिविजुअल पर, हर एक पर्सन को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, पूरी बोलते हैं अवसर, सबको बराबर के अवसर मिले, जिससे वो अपने, उनमें जितनी क्षमता है, जितनी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करें, ना कि वो अपने कास्ट और अपने वर्ग के अकॉर्डिंग ग्रो करें। ठीक है, इन पर्टिकुलर, इन विशेष में, आई होप दैट द कर्स ऑफ कास्ट विल बी एंडेड, फॉर देयर इज नीदर डेमोक्रेसी नॉर सोशलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो मैं चाहता हूँ ये जो अभिशाप हमें मिला हुआ है जाति का, वो खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये रहेगा तो ना तो प्रजातंत्र ही रहेगा, ना ही समाजवाद ही रहेगा। तो हमें इस कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस को ख़त्म करके अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, और अब इस डेवलपमेंट को, इस चेंज को अपनाना चाहिए, तभी हमारा मॉडर्न इंडिया जो है वो एक बेहतर भारत बन सकता है। So this is the speech by Pandit Jawaharlal Nehru. These are the in-text questions 17.3. पॉजिटिव ट्रेंड्स कौन से हैं, नेगेटिव ट्रेंड्स कौन से हैं, मैंने लिख दिए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लाइक आई सेड, ये क्वेश्चंस आपके एट द बैक ऑफ द एक्सरसाइज भी हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू देम। इसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये वाला, व्हाट इज़ नेहरूज विजन फॉर इंडिया इन द फ्यूचर। नेहरू का इंडिया की फ्यूचर पे क्या विजन है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। वो क्लासलेस, कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं, कास्ट, रिलीजन, रीजन के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाएं। उनका मूड कैसा है स्पीच देते हुए, थॉटफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है और बैलेंस्ड है। ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन हाँ वो उम्मीद कर रहे हैं, वो थॉटफुल हैं, वो चाहते हैं कि इस जो बदलाव है वो अच्छा हो इंडिया के भविष्य के लिए। किस टाइम पर ये स्पीच दी गई है, जहाँ पर कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट था इंडियंस के बीच में कास्ट, रिलीजन और रीजन को लेकर। हम क्या जानते हैं नेहरू के बारे में, उनको डीप नॉलेज है इंडियन हिस्ट्री की, वो कंसर्न है, उनके मन में कोई हेट्रेड, कोई एंगर नहीं है, और वो साइंस और टेक्नोलॉजीज के साथ फेथ रखते हैं। ऑपोजिट्स आ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट का ऑपोजिट है डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन। आई थिंक आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, बोलने का भी और इसका मीनिंग भी। फ्रेश, स्टेल, weakness, strength, timidity, rashness, forward, backward, near, far, future, past, spiritual, material, cabined, free। अब इसमें अगेन सेम एक्सरसाइज है, इसमें आपको ऑपोजिट्स मिक्स्ड दिए हुए हैं। इन ह्यूमन का होगा ह्यूमन, ये रहा। सक्सेस इज फेलियर, प्ले इज वर्क, सॉरी, persuade, dissuade, brief, extended, agree, disagree, bright, dark, social, antisocial, praise, criticize, soften, harden, एंड दैट्स इट। अब इन फिल इन द, इन वर्ड्स को लेकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, सो दैट ऑल्सो हैज़ बीन डन। यू कैन प्लीज टेक इट अप फ्रॉम योर बुक at the end, and then you have some more exercises of present continuous tense and present simple tense.